जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जस्ट प्रीवियस सेशन में हमने स्मार्टफोन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम को डिस्कस करा था। एल्गोरिदम, हाँ, इसका मतलब ये है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है वो हमने कल सीखा था कि जो हमारे पास स्मार्टफोन प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा। ओके, ठीक है, अब हमने तो सीख लिया कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा, बट इसमें कुछ इतने टफ कैलकुलेशंस है, इतने टफ डेटाज हैं कि उनको कैलकुलेट कर पाना हमारे बस की बात नहीं है। अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे तो आपके भाई साहब प्राण निकल जाएंगे, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर 1 लाख तक है। और कल जब आप 4 डेटा को इवेल्युएट कर रहे थे या 5 डेटा को इवेल्युएट कर रहे थे तब तो आपको इतनी प्रॉब्लम आ रही थी। अगर आप 1 लाख डेटा को इवेल्युएट करोगे तो आपका क्या हाल होगा। अब इतना तो समझ में आ गया कि इस क्वेश्चंस को हम ह्यूमन सॉल्व नहीं कर सकते, एवेल्युएट नहीं कर सकते हैं, बट हमें पता है कि अगर ये काम हम कंप्यूटर को दे तो कंप्यूटर कर लेगा। बस हमें उसे एल्गोरिदम समझाना होगा, मतलब कि उसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाना होगा कि बाबू तुमको किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब वो हमारा दोस्त तो है नहीं जो कान में जाकर बोल दिए कि ये करना ये करना ये करना फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वो मशीन है, तो मशीन है तो उसको मशीन की लैंग्वेज में समझानी पड़ेगी, जिसको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो इस एग्जाम में हमको एक ऑप्शन दिया गया था कि आप C++, पाइथन या C कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके आप मशीन को समझा सकते हैं और अपना आंसर निकाल सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग इस क्लास में C++ का यूज़ कर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चूँकि ZCO में C++ तो है ही, साथ ही साथ INOI और IOI में भी C++ लैंग्वेज को ही वैलिड माना गया है, तो इसलिए हम लोग C++ लैंग्वेज को यूज़ करेंगे। तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड हर्ष भारद्वाज, वेलकम यू ऑल इनटू द अनदर अमेजिंग सेशंस ऑफ कोड इंडिया। अगर आपने इससे प्रीवियस सेशंस अभी तक नहीं देखा और एल्गोरिदम वाला पोर्शन अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर आ रहे लिंक पर जाकर क्लिक कर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को हिट कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग IOI के सारे मटेरियल को तो डिस्कस कर ही रहे हैं, ZIO के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, ZCO के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा CBSE के क्लास 6 to 12 के जो भी कोडिंग और डेटा साइंस के कोर्सेस हैं उन सभी को कंप्लीटली हम लोग कवर कर रहे हैं। और इसके बाद आने वाले समय में हम लोग क्लास 6 to 12 के बच्चों के लिए बहुत सारे अमेजिंग कोडिंग के कोर्सेस लाने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो या आपके लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड कर रहा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये हमें काफ़ी मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए हम लोग समझते हैं अपने प्रॉब्लम्स को। तो इस प्रॉब्लम में बेसिकली 2 कंसेप्ट हमें आने चाहिए। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसमें हम लोग को 2 कंसेप्ट आना चाहिए। पहला कंसेप्ट है अरे इन C++ आपको क्लियर होना चाहिए, और दूसरा एक शॉर्टिंग आनी चाहिए। ठीक है, बेसिकली इसका स्पेलिंग जो है वो सॉर्टिंग होता है एक्चुअली। ठीक है, सॉर्टिंग मतलब क्या होता है, जैसा कि पिछले क्लास में एल्गोरिदम में हमने पढ़ा था कि हमें पहले सारे नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, तो या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर को अरेंज करने को हम लोग सॉर्ट कहते हैं। मतलब कि अगर बहुत सारे नंबर्स हैं तो या तो हम लोग उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दे या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दे, तो उसको हम लोग सॉर्ट करना कहते हैं। ठीक है, तो हमें सॉर्टिंग, तो 2 कंसेप्ट आनी चाहिए हमें, सॉर्टिंग और अरे इन C++। ये दोनों ही टॉपिक आपस में बहुत ही वास्ट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे बनते हैं, बट कोई बात नहीं, इस क्लास में हम लोग काफी बेसिक चीज डिस्कस करेंगे अरे और सॉर्टिंग के बारे में, और फिर हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर जाएंगे और इस क्वेश्चन के कोड को लिखेंगे और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो अगर हम बात करते हैं अरे के बारे में तो आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे वेरिएबल होते हैं, लाइक इंट वेरिएबल है तो उसमें एक ही इंट कैरेक्टर स्टोर हो सकता है, कैर वेरिएबल है तो उसमें एक ही कैर वेरिएबल स्टोर हो सकता है। तो बेसिकली अगर हम चाहते हैं कि बहुत सारे सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करना, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं अरे को। इससे फायदा क्या होता है कि अगर सपोज दैट हमारे पास 50 डेटा है, सपोज दैट हमारे पास 50 डेटा है, अब हमारे पास 50 डेटा है तो इसके लिए क्या हम 50 वेरिएबल बनाएंगे। अगर हम 50 वेरिएबल बनाएंगे तो एक वेरिएबल हमारा 4 बाइट का स्पेस ऑक्युपाई करता है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या, हमारे प्रोग्राम का जो है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत अधिक बढ़ जाएगी। तो अगर हम चाहते हैं कि बहुत सारे सिमिलर डेटा हमारे पास हैं और उनको अगर हम एक वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं तो वहां पर हम लोग अरे वेरिएबल का यूज करते हैं। अरे वेरिएबल का सिंटेक्स बहुत सिंपल होता है कि अगर अरे वेरिएबल बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं कि उस वेरिएबल का पहले नेम लिखते हैं। ठीक है, अब इस अरे वेरिएबल में किस टाइप का डेटा हम लोग स्टोर करने वाले हैं, तो यहाँ पर डेटा टाइप लिखेंगे और उसके बाद कितने एलिमेंट्स को स्टोर करेंगे वो हम लोग इस ब्रैकेट में लिखेंगे, और उसके बाद हम लोग इस तरीके से सेमी कॉलन दे देंगे। इसके अलावा सपोज डेट कि पिछली क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, बहुत सारे पोटेंशियल कस्टमर के बजट को स्टोर कर रहे थे। सपोज डेट हमारे
वेरिएबल का नाम है बजट, BUD मतलब बजट, और इसमें क्या था, सारे इंट वेरिएबल थे। और पिछले क्लास में हमने देखा था कि 4 पोटेंशियल कस्टमर का बजट को हमें स्टोर करना था, तो आप ब्रैकेट में सिंपल 4 लिखेंगे और उसके बाद सेमी कॉलन लगा देंगे। अब क्या है कि अब ये हमारा बजट नाम का एक वेरिएबल प्रिपेयर्ड हो चुका है। अब इस बजट नाम के वेरिएबल में हमको चारों कस्टमर का अगर हमको बजट को फिल करना है, स्टोर करना है, तो स्टोर कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर इक्वल टू देंगे, कर्ली ब्रैकेट देंगे, और हमारा 20 था, 30 था, और क्या था, 14 था, और एक 53 था शायद। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बजट नाम का अरे वेरिएबल बनाए, उसमें हम लोग बता दें कि 4 एलिमेंट है, और इस तरीके से हम लोग एलिमेंट्स को स्टोर कर दिए हैं। इसके बाद अभी हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर जाएंगे तो सीखेंगे कि किसी भी अरे में हम लोग इनपुट, यूजर से इनपुट और आउटपुट कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, ये अभी हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन में सीखेंगे। इसके बाद पढ़ लेते हैं कि हमारे पास सॉर्ट नाम का फंक्शन होता है। C++ में सॉर्ट नाम का फंक्शन होता है। जैसे सपोज दैट अरे इंट, जैसे सपोज दैट हम लोग बजट नाम का एक अरे बनाए थे जिसका कि डेटा टाइप इंट था। ओके, और यहाँ पर हम लोग इसमें 4 एलिमेंट स्टोर किए थे। ठीक है, 4 एलिमेंट कुछ स्टोर किए थे। अब अगर हमें इस एलिमेंट को सॉर्ट करना है तो क्या करेंगे, हम लोग सिंपली क्या करेंगे, सॉर्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सॉर्ट लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बजट कॉमा बजट +4। तो इसका मतलब ये होता है कि बजट के पहले एलिमेंट से लेके बजट के चौथे एलिमेंट तक जितने डेटास हैं उन सभी को सॉर्ट करना है। मतलब अगर यहाँ पर हम लोग 20, 30, 14 और 53 को अगर स्टोर किए हैं, सॉर्ट करने के बाद अगर हम लोग इस अरे को प्रिंट करते हैं तो प्रिंट होकर आ जाएगा 14, 20, 30 और 53। मतलब कि एकदम अरेंज हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो आई थिंक बस ये 2 कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और सीखते हैं कि कैसे इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो जैसा मैंने अभी तक डिस्कस कर रखा है कि पिछले क्लास में हम लोग एल्गोरिदम डिस्कस कर चुके थे, अभी हम लोग कोडिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कोडिंग को डिस्कस करने से पहले हम लोग अरे के 2 कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। डेट इज कि अरे में कैसे हम लोग डेटा को इनपुट लेते हैं और फिर कैसे अरे के डेटा को हम लोग आउटपुट दिखाते हैं। साथ ही साथ ये भी सीख लेंगे कि कैसे अरे को हम लोग डिफाइन करते हैं, कैसे अरे में डेटा को स्टोर करते हैं, और उसके बाद हम लोग कुछ सॉर्टिंग सीख लेंगे कि उस अरे में जो भी डेटा स्टोर है उसको हम लोग सॉर्ट कैसे करते हैं। तो एक एक करके हम लोग चलते हैं और सारा कुछ सीखते हैं। ओके, तो ये आ गया हमारा लैपटॉप स्क्रीन। तो अब हम लोग अपने लैपटॉप स्क्रीन में आ गए हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग अपना हेडर फाइल लाइब्रेरी लिखेंगे, #include iostream, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, स्पेस होगा स्टैंडर्ड के बाद, और उसके बाद हमें सेमी कॉलन लगाना है। उसके बाद इंट मेन, उसके बाद पैरेंथेसिस देना है, फिर कर्ली ब्रैकेट, और फिर शुरू हो जाना है। इंट मेन हमारा मेन फंक्शन है, यहाँ से सारा कुछ शुरू हो जाता है। ओके, इंट मेन के बाद हम लोग एक वेरिएबल को डिफाइन करते, पहले जो हमारा अरे वेरिएबल है उसको डिफाइन करते। जैसे हमारे क्लास में बजट था हमारा, अभी जो हम बोर्ड पे बताए थे कि हमारा जो अरे वेरिएबल होगा वो बजट होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले बजट नाम के हम लोग वेरिएबल को डिफाइन कर लेते हैं जिसमें कितने एलिमेंट होने वाले थे, जिसमें टोटल 4 एलिमेंट होने वाले थे। ओके, इक्वल टू वो एलिमेंट क्या क्या थे, वो शायद मेरे ख्याल से 20 थे, 30 थे, 14 और 53 थे। ओके, चलो ये हमारा एक अरे डिफाइन हो चुका है। अब अगर हमें इसको प्रिंट कराना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लूप्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर हमको किसी खास एलिमेंट को प्रिंट कराना है, जैसे कि हम चाहते हैं कि 3rd एलिमेंट को हम प्रिंट कराएं, cout BUD, और 3rd एलिमेंट को अगर हमें प्रिंट कराना है तो इसमें हम लोग इंडेक्सिंग नंबर करते हैं जो कि 0 से शुरू होती है। ओके, तो 0 से शुरू होती है, तो सपोज दैट अगर हम 2 डालते हैं तो ये 3rd एलिमेंट को प्रिंट करते हैं। उसके बाद हम लोग इंडेल कर देते हैं। ओके, तो जैसे ही हम लोग इसको रन करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पर रन करेंगे तो जो 3rd एलिमेंट है 14 वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 14 प्रिंट हो चुके हैं। लेकिन जब हमको सारे एलिमेंट्स को अगर प्रिंट कराना होगा तो यहाँ पर हम लोग सिंपली लूप का यूज़ कर देंगे। ठीक है, एक फॉर लूप चला देंगे, फॉर इंट I is equal to 0, I less than 4, I
प्लस प्लस, और यहाँ पर हम लोग सी आउट बड BUD बड ब्रैकेट में I इंड L। ओके, तो अब क्या होगा, हमारे जो सारे एलिमेंट्स है अरे के वो सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे। जैसे कि अभी हम लोग रन करके देख लेते हैं। जैसे ही हम लोग रन करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 20, 30, 14 और 53 सारे के सारे एलिमेंट्स अरे के हमारे प्रिंट हो गए। अब आखिर यूजर्स हम लोग कैसे इनपुट ले सकते हैं किसी भी अरे में, तो वो भी बहुत इजी है। हम लोग क्या करते हैं कि इस को हम लोग डिफाइन कर देते हैं। ये हमारा एक बड नाम का अरे जिसमें कि 4 एलिमेंट्स होंगे वो डिफाइंड हो गया। अब चाहते हैं कि वो 4 एलिमेंट्स क्या होंगे, ये हम लोग यूजर से इनपुट मांगे, तो ये भी बहुत ईजी है। यहाँ पर भी हम लोग एक फॉर लूप लगाएंगे। फॉर एक्चुअली क्या करेंगे, हम लोग सिंपली इसी को कॉपी कर देंगे, Ctrl C Ctrl V, यहाँ पर Ctrl V कर देंगे। और यहाँ पर फिर से हम लोग जहाँ सी आउट था वहाँ पर हम लोग सी इन लिख लेंगे, सॉरी सी इन, और यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, बड I, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर इंडल, वैसे कोई मतलब नहीं बनता इंडल लगाने का, जस्ट ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे और फिर उसी को आउटपुट में दिखाएंगे। जैसे कि अगर हम लोग इसको रन करते हैं, सपोज दैट हम लोग इसको रन किए, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि आप अरे में जो भी एलिमेंट को जैसे हमारे पास सपोज दैट अलग अलग बजट है। जैसे कि हम एक बजट 50 डालना चाहते हैं, दूसरा बजट 60 डालना चाहते हैं, तीसरा 34 डालना चाहते हैं, चौथा 67 डालना चाहते हैं। तो जैसे हम लोग करेंगे तो ये देखो, ये हम लोग इनपुट दिए, ये हम लोग यहाँ से यहाँ तक इनपुट दिए 4 को, और वही चारों यहाँ से यहाँ तक आउटपुट प्रिंट हो गया। तो आई थिंक यहाँ से हमें अरे में इनपुट लेना और आउटपुट लेना दोनों समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग सीखते हैं कि यहाँ पर हम लोग सॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि अब अगर हम यहाँ पर सॉर्ट फंक्शन को यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर सॉर्ट फंक्शन को हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं ना, जो ही हम लोग यहाँ पर सॉर्ट फंक्शन को यूज़ करेंगे, तो हम लोग को क्या करना है कि जो भी हमारा नेम है अरे का, उस नेम को लिखना है, उसको कॉमा देकर जितने एलिमेंट्स है, जैसे कि हमारे पास 4 एलिमेंट्स है, सपोज दैट हमारे पास 4 एलिमेंट है, ठीक है। तो बड उतना एलिमेंट लिखना है। जैसे बड का मतलब होगा बड प्लस 0, मतलब कि बजट का 0वां एलिमेंट, और बड प्लस 4 का मतलब है बजट का चौथा एलिमेंट। तो मतलब पहला एलिमेंट से लेके चौथा एलिमेंट तक के जितने भी डेटाज हैं उन सभी को सॉर्ट करना है। अब अगर हम लोग प्रिंट कराते हैं तो अब देखो क्या होगा। अब यहाँ पर हम लोग सेमीकोलन लगा देंगे। अब अगर हम लोग प्रिंट कराएंगे, जैसे सपोज दैट हम लोग कोई भी 4 नंबर ले लेते हैं, सपोज दैट हम लोग ले लिए 67, कोई भी रैंडम नंबर ले लेते हैं। ये देखो, ये 4 नंबर ले लिए हैं, पता नहीं कौन बड़ा कौन छोटा। जैसे हम लोग इंटर दबाएंगे तो ये देखो, यहाँ पर तुम लोग पहले 67, 38, 74 और 56 लिए थे, लेकिन यहाँ पर देखो बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले 38, फिर 56, फिर 67, फिर 74 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग तीनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख चुके हैं। अरे में इनपुट कैसे लेंगे, अरे में आउटपुट कैसे दिखाएंगे, और सॉर्ट किया हुआ आउटपुट हम लोग कैसे देख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारा प्रॉब्लम क्या था, तो पहले लाइन में हमको क्या इनपुट लेना था, नंबर ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स, और वो पोटेंशियल कस्टमर जो है 1 से लेकर 1 लाख तक हो सकते हैं। तो उसको हम लोग इंट में नहीं बल्कि लॉन्ग इंट में हम लोग इसको स्टोर करेंगे। तो सीधी बात, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले 1 मिनट यहाँ पर शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम लिखेंगे लॉन्ग इंट, ओके। और जो हमारा पहला वेरिएबल था वो n था, ठीक है, तो n लिख देंगे। इसके बाद दूसरा हमारा जो आंसर आएगा वो भी तो एक इंटीजर ही होगा। अब उस इंटीजर की वैल्यू कितनी होगी ये हमें भी नहीं पता है, तो उसको भी हम लोग लॉन्ग इंट में ही रखते हैं, ठीक है। तो उसको भी हम लोग यहीं पर रखेंगे। मान लेते जो भी हमारा आंसर आएगा उसको एक आंसर नाम के वेरिएबल में हम लोग स्टोर कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, आंसर, ठीक है, आंसर। और हम लोग मान लेते हैं कि इनिशियली जो हमारा आंसर का वैल्यू था वो 0 था, पता नहीं बाद में क्या होगा, ठीक है। यहाँ तक हम लोग कर लिए। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो भी n था उसको हम लोग इनपुट ले लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि सी इन n, ओके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग अरे बनाएंगे जिसमें कि सारे बजट्स को हम लोग स्टोर करेंगे, ठीक है। तो एक हम लोग लॉन्ग इंट का एक हम लोग अरे बनाएंगे। सपोज दैट हमारे अरे का नाम है ARR,
अर नाम का एक हम लोग वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है। उसमें मान लेते हैं कि टोटल के टोटल n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सपोज दैट कि उसमें टोटल के टोटल n एलिमेंट्स हैं, बिल्कुल सही बात है। हम लोग टोटल n पोटेंशियल कस्टमर के बजट को स्टोर कर रहे हैं ARR के अंदर, तो हमारे पास n पोटेंशियल कस्टमर है, तो बजट भी कितने होंगे, वो भी n ही होंगे। तो इस r में हम लोग n एलिमेंट्स को स्टोर करेंगे, मतलब कि n बजट को स्टोर करेंगे। चलो ठीक है, अब वो बजट क्या होगा, ये हम लोग इनपुट ले लेते हैं, यूजर से ही इनपुट ले लेते हैं। जो भी टेस्ट केस वो डालना होगा यूजर डालेंगे और उसके हिसाब से हमारा आउटपुट आएगा। तो यूजर से हम लोग इनपुट कैसे लेते हैं, ये अभी हम लोग सीख चुके हैं। यूजर से इनपुट के लिए हम लोग एक फॉर लूप चला देंगे, ठीक है। एक फॉर लूप चला देंगे, फॉर सिंपली यहाँ पर इंट i बराबर 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, इनपुट ले लेंगे सी इन r i, ठीक है। एक्चुअली आपको बेसिक कंसेप्ट C++ के पता होने चाहिए, मैं तो बस रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, बट आपको डिटेल में पता होना चाहिए, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, ओके। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इनपुट तो ले लिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि चीज़ों को सॉर्ट करेंगे। अब अरे को तो इनपुट ले लिए हम, अब अरे को सॉर्ट करना है, ठीक है। तो सॉर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉर्ट फंक्शन को यूज़ करेंगे। सॉर्ट, एक मिनट, हाँ, हम लोग कहाँ से कहाँ तक, अरे से लेकर अरे प्लस n एलिमेंट को हम लोग पहले शॉर्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा एल्गोरिथम क्या था कि पहले जो भी है संख्या उसको एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, फिर उसको सॉर्ट करेंगे, और सॉर्ट करने के बाद हम लोग वो फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला पिछले क्लास में याद है, मैंने बजट का फॉर्मूला दिया था। बस कंप्यूटर को तुम ये तरीका बता दो कि बाबू तुमको यही फॉर्मूला यूज करना है, अलग अलग बजट का, और फिर उसको कंपेयर करना था, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहले सॉर्ट कर लेंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा मेन प्रोसेस चालू होगा, ठीक है। अब हमारा मेन प्रोसेस चालू होगा, ओके। तो यहाँ से अब हम लोग लिखेंगे फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 से लेकर i लेस देन n से लेकर i प्लस प्लस, ओके। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हमारा करेंगे कि अगर हमारा फॉर्मूला क्या था कि अगर n-1 इंटू अरे ऑफ i को मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट के लिए n-1 इंटू अरे ऑफ i को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या देता था, प्रॉफिट देता था। और अगर वो प्रॉफिट हमारे जो आंसर है उस बड़ा होता है, तो हमने इनिशियली क्या लिया था, आंसर का वैल्यू 0 लिया था, तो अगर वो आंसर से बड़ा होता है तो उस वैल्यू को आंसर में स्टोर कर देना है, ठीक है। और ऐसे करके जब हम करते जाएंगे तो एक समय आएगा कि सबसे बड़ा संख्या हमको मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोग एक बार देख लेते हैं, जैसे कि अगर नीचे देखते, सपोज दैट हमारे आंसर का वैल्यू पहले क्या था, आंसर का वैल्यू सबसे पहले 0 था, ठीक है। अब हमारे पास 4 बजट थे, वो 4 बजट क्या थे, 20 हम सॉर्ट किए थे, 20, 30, 14 और 53, ठीक है। अब यहाँ से हमारा रेवेन्यू कितना निकला था, रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट कितना निकला था, n का वैल्यू 4 है और i का वैल्यू क्या है, i का वैल्यू यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, तो n-1 क्या हो गया, 4, तो 14 4 जा 56। तो यहाँ पर n का क्या वैल्यू है, 56 है। तो अब क्या करो कि आंसर में तुम ये 56 को स्टोर कर दो। चलो ठीक है, अब आंसर में 56 स्टोर हो गया। अब इसके लिए मल्टीप्लाई करो, अब इसके लिए जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 20 क्या है, 60 आया। तो 60 जो है वो 56 से बड़ा है, तो अब 60 को क्या करो कि आंसर के अंदर जाकर स्टोर कर दो, तब आंसर का वैल्यू 60 आ गया। और ऐसे ही करके वो सभी से कंपेयर करते जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर कोड में लिखा है कि एक एक करके सारे एलिमेंट्स को हमें चेक करना है, और सारे एलिमेंट्स को चेक करने के बाद अगर n-1 इंटू अरे ऑफ i अगर आंसर से बड़ा होता है तो उस वैल्यू को आंसर में स्टोर करते जाओ, और लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा उसको प्रिंट कर दो, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो चलो हम लोग जल्दी से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इफ हमारा n-i इंटू अरे ऑफ i अगर बड़ा होता है आंसर से, तो हमें क्या करना है, हमें आंसर को में उस वैल्यू को स्टोर कर देना। आंसर बराबर क्या कर देना है, n-i इंटू अरे ऑफ i
ठीक है। आई थिंक यहाँ तक हम कोई भी चीज़ छोड़ नहीं रहे होंगे, शायद कोई सिंटेक्स एरर नहीं होगा यहाँ तक। आई थिंक यहाँ तक चीज़ें काफ़ी अच्छी समझ में आ रही होगी। और जब ये काम हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, अपने आंसर को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, ANSWER। चलो ठीक है, इस अपने प्रोग्राम को हम लोग रन कर देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग इस प्रोग्राम को अपने रन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर पहले लाइन में रन हो रहा है, तो यहाँ पर पहले लाइन में हमसे पूछा जाएगा कि कितने बजट से n का वैल्यू क्या है। हम लोग डालेंगे 4। तो भैया बता दीजिए कौन कौन सा बजट है। तो पहला 20 दिया हुआ था, फिर 30 दिया हुआ था, फिर 14 दिया हुआ था, और फिर क्या दिया हुआ था, 53 दिया हुआ था। हम लोग जैसे ही इंटर करेंगे तो ये देखो ये 60 लिख कर आ गया। 60 लिख कर आ गया तो हमारा आंसर भी 60 ही था। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे इंडेल लिख देते हैं। ठीक है, तो आई थिंक जो भी पढ़ा जो भी समझा वो सब सही है। अब इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, हम लोग इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और इधर आकर हम लोग पेस्ट कर देंगे। जैसे ही हम लोग यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें अलग हैं। ठीक है, पहले बात तो ये 3 लाइन यहाँ पर लिखा गया। ये 3 लाइन इसलिए लिखा गया कि जब बहुत सारे बड़े बड़े इनपुट और बहुत सारे आउटपुट हो तो प्रोग्राम जो हमारा एग्जामिनर है वो सारे इनपुट डालकर और सारे आउटपुट चेक करता है कि कहीं ये सारे टेस्ट केसेस पे वैलिड है कि नहीं है। तो अगर हमें इनपुट और आउटपुट अपने प्रोग्राम का फास्ट बनाना है तो हमें ये 3 लाइन ऐड करने होंगे। ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में ज़रूरी है। ठीक है, कि अगर C++14 आप यूज़ कर रहे हो तो ये जो 3 लाइन है इससे क्या होता है, आपके इनपुट और आउटपुट का प्रोसेस बहुत गुना फास्ट हो जाता है। तो इसलिए ये सब मतलब कि कुछ बेसिक कंसेप्ट है कि जब आप कोड सेफ पर प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये सब आपको आना चाहिए। अगर आप पहले से कोड सेफ पर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। और उसके बाद देखो कि यहाँ पर ब्रैकेट्स, जैसे कि हम लोग यहाँ पर हम लोग बहुत सारे ब्रैकेट्स का यूज़ करते थे, जैसे कि इफ़ के बाद भी ब्रैकेट लिए हैं, फॉर के बाद भी ब्रैकेट लिए, करली ब्रैकेट। बट यहाँ पर करली ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं होता। आप लोग देखो यहाँ करली ब्रैकेट का यूज़ नहीं होता, यहाँ पर आइडेंटिशन से काम चल जाते हैं। ठीक है, आइडेंटिशन से काम चल जाते हैं। और जब आप इसको रन करोगे, ये कोडसेफ प्लेटफॉर्म का स्पेसिफिकेशन है। मेरे इस कंप्यूटर में, मैकबुक में कंपाइलर अलग है, उनके रूल्स अलग हैं, और यहाँ पर कोडसेफ के रूल्स अलग हैं। लेकिन हाँ, मेन कंसेप्ट वही है, मेन थ्योरी वही है। ठीक है, आपको इसी तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और आप जब सॉल्व कर लोगे तो आप देखोगे कि आपका सारा सब टास्क क्लियर हो गया और आपको 100 मार्क्स इजीली मिल गए। 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, आप 100 मार्क्स इजीली क्लियर कर चुके हो और बहुत आसानी से क्लियर कर चुके हो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन पूरा खाली है, भर दो कमेंट्स अगर कहीं भी कोई डाउट आ रहा है तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।